हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास में मूल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अब मूल कंसेप्ट का आ चुका है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और अब आगे जो भी आएगा और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट कह सकते हो कि हम लोग अप्रोच कर चुके हैं, जहाँ पर अब हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हम लोग सवाल करने वाले हैं और परसेंटेज यील्ड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो तो भाई एक बार लिमिटिंग रिएजेंट मैं बता देता हूं आपको। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या होता है? जब हमारे मोल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक रिएक्शन से समझा देता हूं। N2 plus 3H2 gives 2NH3। अगर आप यहां पर देखते हो तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1:3 का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन लेट सपोज करो जो मैंने मोल्स लिए हैं वो मैंने ले लिए 2 मोल इसके और 3 मोल इसके। सही है, 2 और 3 मोल मैंने ले लिए। अब अगर आप मोल्स का रेशियो लिखते हो तो वो आ जाएगा 2:3, है ना। मोल्स का रेशियो कितना आ रखा है? 2:3। तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोल रेशियो बराबर नहीं है। देन इन दैट केस कोई ना कोई एक रिएक्टेंट होगा जो बच जाएगा और कोई एक रिएक्टेंट होगा जो खत्म हो जाएगा। जो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के बारे में भी वही सब कुछ बताएगा। देखो यहां लिखा भी हुआ है, इट इज द रिएक्टेंट कंज्यूम। थर्ड लाइन में देखो it is the reactant consumed fully in a chemical reaction, so all calculations related to various products, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हो रिएक्टेंट में भी कौन कितना रिएक्ट करेगा, इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो एक्सेस होगा उससे कुछ नहीं होगा सही है, जो एक्सेस होगा उससे कुछ नहीं होगा। किससे डिसाइड किया जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। क्लियर है? तो चलो, तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। पता कैसे करते हैं? तो सिंपल सी कहानी है, या तो आप मोल रेशियो देख लो, ऐसा नहीं देख पा रहे हो तो सिंपली आप क्या करो, जो भी गिवन मोल्स हैं डिवाइड कर दो उनके करस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जो वैल्यू छोटी होगी वही हमारे पास में एलआर हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल पे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। तो वैसे कुछ खास है नहीं, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, आप सब कुछ आपको पता है ना। मॉलिक्यूल्स की अगर बात चल रही है तो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें अब आता है। तो ये सारी चीजें पता है, कुछ नहीं करना मोल्स निकालने, चेक करना है। ओके, तो फटाफट से पहले एक काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, एंड देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे 1 बाय 1 पार्ट्स को करेंगे। ठीक है चलो, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो ये रिएक्शन है सिंपल सी, वाटर के फॉर्मेशन की है, 2H2O गैस आपको मिल रहा है। तो चलो मैं एक बार रिएक्शन फिर से लिख देता हूं। आपके पास रिएक्शन है इन जनरल 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2H2O गैस ये आपके पास रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। चलो, अब इसमें बोला गया है एक तो लिमिटिंग रिएजेंट बताना हर केस में, गिवन बिलो एंड कैलकुलेट H2O, मतलब H2O का आपको मोल्स बताने रहेंगे। चाहो तो मोल्स बता दो, चाहे मॉलिक्यूल्स, चलो मोल्स ही बता देंगे, सफिशिएंट रहेगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे अपन, है ना। मोल्स बता देंगे H2O के, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर दे रखे 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो चलो पार्ट ए चलते हैं, इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसको अपन करेंगे, ये ए पार्ट है। 25 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं H2 के, है ना, 25 मॉलिक्यूल दिए हुए H2 के, सॉरी 50 दिए हुए हैं H2 के और 25 दिए हुए हैं O2 के। तो अगर मेरे को इसके मोल्स निकालने तो इसके आ जाएंगे 50 बाय Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और इसके आ जाएंगे 25 बाय Na। दोनों को है ना, दोनों को इनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। हाँ, इनके पर सॉरी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद चेक करो कि क्या वैल्यू सेम आ रही है या कौन छोटा है कौन बड़ा। तो लाइक अगर आप यहां डिवाइड करोगे तो 50 बाय Na बाय 2, तो 2 और 50 25 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 बाय Na। इसको अगर डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 25 बाय Na। क्या दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है? दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है।
कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नो लिख देता हूं मैं यहां पर, नो लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट केस के अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है मतलब दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। और अगर कंज्यूम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आप किसी के भी थ्रू बना सकते हो, चाहे वो हाइड्रोजन के थ्रू बनाओ चाहे फिर वो ऑक्सीजन के थ्रू बनाओ। कैसे भाई, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री रीड करना आना चाहिए, है ना, अब आपको स्टोइकियोमेट्री रीड करना आना चाहिए। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा, तो इसके 50 बाय Na से इसका कितना मिल जाएगा, जगह कम पड़ गई कोई बात, इसका कितना मिल जाएगा 50 बाय कितना मिल जाएगा 50 बाय Na। काम करते हैं इसको पूरे को येलो ही कर देते, समझ में आ गई बात, कितना मिल जाएगा 50 बाय Na, ये आ जाएगा 50/Na। ठीक, और साथ ही साथ में मैं यहां लिख रहा हूं नो Lr, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आ गया 100 इसके कर दिए, 40 इसके कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। वैसे एक चीज समझना, एक और चीज समझना, अभी अगर आप रेशियो लेते हो, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो ले लो चाहे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लो, बात एक ही है। ये भी समझ सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो लो चाहे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, बात एक ही है। सर बात कैसे एक है भाई, मॉलिक्यूल से मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, Na से डिवाइड करके करोगे, है ना, Na से डिवाइड करके करोगे। तो जब आप उनको डिवाइड भी करोगे, जब उनका रेशियो लोगे तो Na और Na तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो चाहे आप मॉलिक्यूल्स का रेशियो लो चाहे मोल्स का रेशियो, बात क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बात आपके पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। चलो बढ़िया है। अब देखो बी पार्ट देखो, इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 2:1। अगर मॉलिक्यूल्स या मोल्स का रेशियो 2:1 आ रहा है मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे, कोई भी Lr नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, 100 और 40, मुझे बताओ क्या 100 और 40 2:1 का रेशियो रख सकते हैं। जैसे 50 और 25 ने तो रख लिया था, डबल था तो 2:1 था। क्या 100 और 40 2:1 का रेशियो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक आपके पास क्या होगा, बिल्कुल यार आप लोग समझदार हो, कोई ना कोई इनमें से एक क्या होगा आपके पास, Lr होगा। तो ये आ गया आपके पास 100 बाय Na और ये आ जाएगा आपके पास 40 बाय Na, आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया। अब चेक करना है कौन Lr है, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से और चेक कर लो छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50 बाय Na, 1 से डिवाइड करोगे तो 40 बाय Na, 50 बाय Na और 40 बाय Na, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली 50 बाय Na बड़ा है, 40 बाय Na छोटा है। और 40 बाय Na छोटा होने की वजह से इस बार हमारा O2 क्या बन चुका है, लिमिटिंग रीएजेंट। क्या बन चुका है भाई, लिमिटिंग रीएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट अगर एक बार मिल गया तो रिएक्शन का प्रोडक्ट वही डिसाइड करेगा। मतलब इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिलता है तो इसके इतने मोल से इसका मिलेगा इतना मोल। बोलो यार, समझे नहीं समझे, इतना मिलेगा। लेकिन अभी एक और चीज बाकी है, हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन कितना बचेगा, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो बच जाएगा। हाइड्रोजन कितना बचेगा, कैसे निकालेंगे। इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 2। इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 2। तो इसके इतने मोल के लिए कितना चाहिए होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 80 बाय Na। तो हाइड्रोजन बचा कितना होगा, ये बचा होगा टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेड मोल्स। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा 20/। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो कितने इजी इजी पार्ट है, कुछ खास हमें करना ही नहीं पड़ रहा, सिंपल सिंपल सी कहानियां चल रही है। अगला देखो, 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 100 मॉलिक्यूल्स O2 के, दोनों का रेशियो ले लो। कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो लेने पे 1:1 आ रहा है। 1:1 आ रहा है, क्या 2:1 आ रहा है, नहीं 2:1 नहीं आ रहा, 1:1 आ रहा है। इसका मतलब अगेन क्या, कोई ना कोई इसमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यार कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चेक कर लो। चलो सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट पे ही आ रहा हूं मैं। सी पार्ट आ जाएगा आपके पास, अरे अरे चल जा, इसके 100 डिवाइडेड बाय Na, ये आ जाएगा आपके पास अगेन 100 डिवाइडेड बाय Na। सही है।
अब स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो 100/2 कितना होता है 50/Na, और 100/1 100, ये 50/Na आ रहा है, ये 100/Na आ रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे इस बार LR कौन होने वाला है, ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट। क्या हो जाएगा ये लिमिटिंग रीएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रीएजेंट हो चुका है तो रिएक्शन भी पूरी तरीके से इसके हिसाब से चलेगी। तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल मिलता है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा, तो इसके इतने मोल से इसका इतना ही मोल मिलेगा। बोलो यार, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, लेकिन कौन बच गया? हाइड्रोजन खत्म हो गया तो कौन बच गया? ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन कितना बचेगा? इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, मतलब आधा ही चाहिए। कहने का मतलब ये, इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो इसके 1 के लिए इसका आधा चाहिए। तो इसके इतने के लिए, कितने के लिए? 100/Na के लिए कितना चाहिए होगा? आधा। मतलब ये बचेगा कितना? टोटल मोल्स या मोल्स इनिशियली टेकन माइनस मोल्स रिएक्टेड, यानी कि कितना बच जाएगा? 50/Na। कितना बच जाएगा? 50/Na। समझ गए? और ये तो LR है। LR के साथ तो क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, तो खत्म हो जाएगा, शून्य रह जाएगा, शून्य है ना, ये आपके पास शून्य हो जाएगा, खत्म। सिंपल सिंपल। चल अब एक काम करते हैं, ये वाली स्लाइड बढ़ चुकी है, अगली स्लाइड पे फिर से इस रिएक्शन को लिख देते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन का कलर चेंज कर देते हैं। फेस फिलहाल अभी कुछ काम नहीं करेगा कि गैस है या फिर मतलब सॉलिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी हम लोग एज सच फेस से ज्यादा डिफरेंस, मतलब फेस से हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, फेस कुछ भी। चलो आगे जाते हैं, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। 0.5 मोल हाइड्रोजन और 0.75 मोल हाइड्रोजन, दोनों का रेशियो लो एक बार। 0.5 और 0.75 का रेशियो लगे तो 50/75, 50/75 होता है 2/3। क्या 2:1 का रेशियो आ रहा है? नहीं, 2:3 का रेशियो आ रहा है। फिर मतलब क्या है? कोई ना कोई बचेगा, कोई ना कोई क्या होगा हमारा? LR होगा। क्या होगा? LR होगा। तो चलिए जानते हैं ऑप्शन डी में कितने कितने थे, 0.5 और 0.75। आ जाओ भाई। डी पार्ट में देखो, ये आपके पास सीधा मोल दे रखे हैं अब तो, है ना, और ये आपके पास 0.75 मोल, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, एक सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपका 0.5 और ये आ गया आपका 0.75। सही है? समझना, ये कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है अभी। देखें हम तो 2:1 का रेशियो ऑब्वियसली डिवाइड करके देख लो तो 0.5/2 होता है 0.25 और 0.75/1 होता है 0.75। छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? छोटा नंबर हाइड्रोजन आ रहा है। अगर छोटा नंबर हाइड्रोजन आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका LR। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल चुका है तो रिएक्शन पूरी इसी के हिसाब से करा दो भैया। ये तो हो जाएगा रिएक्शन जब कंप्लीट होगी 0 हो जाएगा 0। इसके 2 से इसका 2 बनता है तो इसके 1 से इसका 1 बनेगा, तो 0.5 से कितना बनेगा? 0.5 मोल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? 0.5 मोल ही बनेगा। और ये कितना बचेगा? बचेगा कितना था? 0.75 माइनस इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, इसके 1 के लिए इसका आधा चाहिए, तो 0.5 के लिए कितना चाहिए होगा? 0.5/2 यानी कि 0.25। बच कितना जाएगा? 0.5। ठीक है, कितना बच जाएगा? 0.5। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है यार? ये पॉइंट समझ में आने चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कैसे करते हैं। बस आपको एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, बस ऐसे ही खेलना है। इसके 2 के लिए इसका 1 इस्तेमाल हो रहा है, इसके 1 के लिए इसका 2 हो रहा है। देखो अभी हाइड्रोजन बार बार लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है, पहले वाले केसेस में ऑक्सीजन बन रहा था, तो कहानी उस हिसाब से चलानी है। पहले कभी आप बोलोगे इसके 2 के लिए इसका 1 लगेगा, कभी आप बोलोगे इसके 1 के लिए इसका 2 ही लगेगा। तो आप लोगों को केयरफुल रहना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जनरली यहीं पर ही कंफ्यूजन होता है। चलो ई पार्ट आई गेस मुझे याद है, ई पार्ट में इसके 0.8 मोल्स थे और इसके आपके पास 0.75 मोल्स थे, है ना। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास 0.8 मोल्स हैं और 0.75 मोल्स हैं। चलो तो 0.8 मोल्स हो गए, 0.75 मोल्स हो गए। अभी ये कुछ बना नहीं होगा,
चेक कर लेते हैं कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा। चलो भाई, तो देखें एलआर कैसे चेक करेंगे। तो 0.8/2 मतलब 0.4 हो जाएगा, और 0.75/1 तो ये 0.75 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये छोटी है, 0.8/2 मतलब कितना हो गया 0.4, तो ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एल आर। ये क्या हो जाएगा हमारा एल आर, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो कुछ समय बाद जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना बनेगा, तो 2 से 2, 1 से 1, 0.8 से 0.8, बार बार सेम पिक्चर चल रही है। अच्छा, इसका लगेगा कितना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लगेगा कितना या फिर ये बचेगा कितना। तो लिया गया था 0.75 माइनस इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो 1 के लिए आधा चाहिए, तो 0.8 के लिए आधा मतलब होता है 0.4। क्लियर है, ये आ जाएगा आपके पास 0.35। क्लियर है। आप लोगों को हर बार एक ही काम करना पड़ रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो वैल्यू छोटी आएगी वही एलआर है, प्रोडक्ट एलआर के हिसाब से बनेगा, और बचे हुए को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगले 2 पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये 4 है और 8 है। तो अगर 4 की बात करते हैं ना, चलो निकाल ही लेते हैं, मोल्स खेल ही रहे इतनी देर से तो निकाल लेते हैं। DEF 4 ग्राम का मतलब कितना होता है, 4 ग्राम का मतलब होता है, मोल्स में अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाएंगे आपके पास 4/2 है ना, दैट इज मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास। ये आ गए 2 मोल। और ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे आपके पास में, ऑक्सीजन के आ जाएंगे 8 ग्राम है, तो 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि O2 का होता है 32, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 1/4 मोल। ऑब्वियसली रेशियो कहीं से कहीं तक भी 2:1 का नहीं आ रहा है ना, 2:1 का तो नहीं आ रहा है। और अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो ये 2/2 1 होता है, और यहां आ जाएगा आपके पास में 1/4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1/4। तो 1/4 ऑब्वियसली छोटा नंबर है, और छोटा नंबर होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलआर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा एलआर हो जाएगा। और अगर ये एलआर हो गया तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्शन को डिसाइड करने वाला बंदा भी यही है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने घर में चाय बनाई और शक्कर कम पड़ गई तो ऑब्वियसली चाय बिगड़ जाएगी, फिर दोष किसको दिया जाएगा, चाय को, मतलब शक्कर को दिया जाएगा ना, शक्कर की कमी की वजह से चाय बिगड़ गई तो शक्कर को दोष दिया जाएगा। तो सारा खेल यही है, अगर आपको पता चल चुका है कि कौन यहाँ पर एलआर है तो रिएक्शन को भी वही डिसाइड करेगी। सही है। तो कुछ समय बाद जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, तो ये हो गया खत्म। बनेगा कितना, 1 से 2 बनता है, तो 1/4 से कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2 × है ना, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 × 1/4 यानी कि 1/2 मोल बन जाएगा। अब देखो इसके 1 के लिए इसका 2 चाहिए, ये बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आपको, इसके 1 के लिए इसका 2 चाहिए। कैसे पढ़ते हैं, कभी यहां से यहां पढ़ते हैं, कभी यहां से यहां पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके 1 के लिए इसके 2 मोल चाहिए। इसके पास मोल्स हैं कितने 1/4, तो 1/4 × 2 कर दीजिए मतलब 1/2, तो ये बचेगा कितना 2 - 1/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है। चलो लास्ट पार्ट पे और बात कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ O2। थोड़ी सी टीडीएस कैलकुलेशन होने वाली है, आप देख पा रहे होंगे। 5 ग्राम हाइड्रोजन डिवाइड नहीं हो पाएगा पर फिर भी कर लेंगे, और 64 ग्राम ऑक्सीजन। चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं, है हमारे पास एक स्लाइड और है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2H2O गैस। सही है, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब 5 ग्राम आपको बोला हुआ है क्या हाइड्रोजन, तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो 5/2 इधर आ जाएगा आपके पास 64/32, तो ये तो फिक्स वैल्यू आ गई आपके पास 2, और ये है 0। एलआर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 5/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5/4 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2, तो 5/4 इज 1.25 है ना, 5/4 इज 1.25, तो ये आ गया 1.25 और ये आ गया 2। ऑब्वियसली छोटा नंबर आपको पता चल चुका है, छोटा नंबर है आपके पास ये, मतलब ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन भी इसके हिसाब से ही चलेगी, जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये तो खुद तो हो जाएगा 0,
2 से 2 मोल मिलते हैं, 1 से 1 मोल मिलेगा, तो 5/2 मोल से कितना मिलेगा? 5/2 मोल। कहीं पर भी एक चीज और देखना, मैंने यहां पर है ना कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रही है वैल्यूज, है ना। क्या होता है ना, जनरली एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, बहुत छोटी मिस्टेक है, काफी कम स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन होने लग जाती है। हम जैसे ही 5/2 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 5/4 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि वो 5/4 मोल्स है, जबकि थे कितने? 5/2 मोल्स। तो जो भी ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना डिवाइड करने वाली, इसको आप पेन पेपर पे ना करें, इसको अपने दिमाग में ही कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ पता करना है छोटा कौन है, दैट्स इट। हमें सिर्फ ये पता करना है कि छोटा नंबर कौन सा है, ताकि हमें एलआर पता चल जाए, बाकी और इसमें बहुत बड़ी गणित नहीं लगानी है, इसीलिए सिर्फ दिमाग में करें। मैंने भी अभी तक कहीं पे भी लिखा नहीं है, रीजन ही यही है, लिख देते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करके हम लोग 5/4 लिख देते हैं, उन्हीं 5/4 को हम लोग मोल्स मान लेते हैं। जनरली मतलब बहुत रेयरेस्ट होती है पर हो जाती है, तो अवॉइड करें उस चीज को, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें, ठीक है। छोटे बच्चे भी नहीं और ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इसके 2 के लिए तो बन गया 5/2 मोल, इसके 2 के लिए इसका कितना चाहिए? 1, मतलब 1 के लिए कितना चाहिए? आधा। तो 5/2 के लिए कितना चाहिए होगा? 5/4। तो ये बच कितना जाएगा? 2 - 5/4, 4 2 जा 8 - 5, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/। क्लियर है? तो ये लिमिटिंग रीएजेंट का हमारे पास पहला सवाल था। क्या ये हमारे पास इतने ही सवाल है? अरे बहुत है, सवालों की कोई कमी नहीं है। पहले आप लोग क्या करो, हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, बाकी आपके पास में ये है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो, इस जगह पर ही कॉपी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आ जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी कर लो, 1-2 सेकंड का समय ही लगता है ज्यादा से ज्यादा पॉज करने में। और लास्ट आपके पास में ये वाली स्लाइड है, पॉज करो, कॉपी कर लो। और इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से जरूर देखना, लेक्चर जब भी आप लोग पढ़ लें उसके बाद जरूर देखना। इनफैक्ट अब आपके पास में न्यूमेरिकल्स ही काफी ज्यादा आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल जरूर देखें, तभी आपको अप्रोच समझ में आएगी। चलिए बढ़ जाते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये आ जाता है अपने पास अगला सवाल। तो अब आप लोगों से दरखास्त है कि ये जो सवाल है वो आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से पॉज कर लो और हर एक ऑप्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था अब बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल आप लोगों के लिए एक जो काम है वो नहीं करना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग द रिएक्शन। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको ज्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो भाई, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फॉलोइंग रिएक्शंस यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स, कभी कभार क्या होता है ना, रेलवे ट्रैक्स के अंदर एक तरीके से कह सकते हो 2 रेलवे ट्रैक्स में कभी कभार या फिर रेलवे ट्रैक क्रैक हो गया। रेलवे ट्रैक जब क्रैक हो जाता है, क्रैक मतलब होता है कि टुकड़े हो गए, है ना, टुकड़े हो गए, तो एक ऑप्शन तो होता है कि भैया पूरा ट्रैक बदल दो, लेकिन रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और बदलना कॉस्टिंग के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा होगा। आप लोग सोच रहे होगे लोहा ही तो है, लेकिन लोहे का भाव देखो, वो जो रेलवे ट्रैक होता है वो काफी ज्यादा भारी होता है, इतना हल्का नहीं होता है। तो क्या होता है ना, उस क्रैक को फिल करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग में क्या करा जाता है, आयरन होता है, आयरन के अंदर मिक्सचर लिया जाता है Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम डाल दिया जाता है और उस मिक्सचर को इग्नाइट कर देते हैं। और इग्नाइट करने के बाद में एक रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये जो आयरन आपको मिलता है ये आयरन पिघल जाता है। मतलब वैसे रिएक्शन में तो सॉलिड ही मिलेगा, लेकिन ये आयरन उस टेम्परेचर के चलते पिघल जाता है और वो क्रैक अपने आप बढ़ जाता है। फिर उसको शेप वेप दे देते हैं ग्राइंडर्स के थ्रू और इस तरीके से एक रेलवे ट्रैक के अंदर क्रैक भरा जाता है, दैट इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग के अंदर ये एक रिएक्शन होती है बहुत बढ़िया। अब क्यों इतनी ज्यादा हीट लिबरेट होती है उसका रीजन आपको आगे जाके पता चलेगा, सही है। लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्शन कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन इफ इनिशियली फॉलोइंग मिक्सचर इज टेकन। चलो, तो जैसा पहले किया था अपन ने वही करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन आपके पास में हो जाती है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिविंग यू 2Al2O3 प्लस आयरन, सही है।
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपके पास रिएक्शन है, बिल्कुल सही। ओ मैंने यहाँ पर जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर नहीं। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इनिशियल मिक्सचर लिया गया। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके पास, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में क्या करा गया है, देखो भाई, ऑप्शन ए में 2 मोल लिए गए Fe2O3 के और 2 मोल ही लिए गए एल्यूमिनियम सॉलिड के। तो सबसे पहले चेक कर लो मोल रेशियो और फिर आप साथ ही साथ में चेक कर लो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर कितना है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर 1:2 का है, जबकि मोल रेशियो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए 2 मोल इज टू 2 मोल यानी कि 1:1 का ही रेशियो आ रहा है। दैट मीन्स stoichiometric ratio is not equals to mole ratio. Okay, stoichiometric ratio is not equals to mole ratio, therefore यहां पर कोई ना कोई LR होगा। और LR कैसे निकालते हैं तो अब हम जानते हैं। तो इनिशियली इसके कितने मोल लिए गए थे, इसके 2 मोल लिए गए, इसके भी कितने लिए गए, इसके भी 2 मोल लिए गए, ये कुछ बने ही नहीं होंगे अभी, सही है। अब LR की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बोला था, ये कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करनी है, आप लोगों को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, सही है। तो 2/1 2, 2/2 1, यानी कि ये कम है, ये कम है, यही हमारा कौन हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा LR, दैट इज ये हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रीएजेंट पता चल गया, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0 0। इसके 2 के लिए इसका 1 लगता है, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है। तो अगर इसके 2 मोल है तो इसका कितना लग गया, 1 ही मोल लग गया, दिया भी तो 2 मोल ही है आपको। तो इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगेगा, मतलब ये बच कितना जाएगा, ये बच जाएगा 2 - 1 दैट इज 1 मोल, सही है। अब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो सिंपली आपने 2 मोल ही लिए हैं तो इसका 1 मोल, और इसके 2 से 2 इसका मिल जाएगा 1, सिंपल। क्या आपका ये आंसर आया है भाई? क्रॉस चेक जरूर करें कि आपका आंसर आया है नहीं आया। अगर नहीं आया है तो चेक करो आपने कौन से पॉइंट पे मिस्टेक करी है, सही है, कौन से पॉइंट पे आपने मिस्टेक करी है जरूर देख लीजिएगा। चलो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 5 मोल 4 मोल ऑब्वियसली अभी भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:2 के बराबर तो नहीं है, 5 और 4 का है, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा आपके पास में 5 मोल, ये आ जाएगा आपके पास 4 मोल, आ जाएगा, आ गया। अब कुछ नहीं बना होगा इनिशियली, तो 0 और 0, 5/1 4/2, 5/1 5 होता है, 4/2 2 होता है। अगेन आपका जो LR है, अगेन जो आपका LR है वो कौन हो जाएगा, आपका LR फिर से एल्यूमिनियम ही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करते हो, मजा आता है, ठीक है, LR आ जाएगा। चलो तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके 2 के लिए इसका 1 लगता था, इसके 2 के लिए इसका 1 लगता था, तो इसके कितने मोल्स हैं, ओके 4/2 और 5/1, तो इसके 2 के लिए इसका 1 लगता था, है ना, आधा लगता है मतलब, तो 4 मोल के लिए कितना लगेगा, 2 मोल, 4 मोल के लिए कितना लग जाएगा, 2 मोल, मतलब 5 - 2, है ना, 2 के लिए 1 तो 4 के लिए कितना, आधा, तो ये आ जाएगा 3 मोल, मतलब Fe2O3 जो होगा वो आपके पास 3 मोल बच जाएगा। बनेगा कितना, 2 से 1, 2 से 1 तो 4 से आधा, आधा मतलब कितना होता है, आधा होता है आपके पास 2 मोल ये, और 2 से 2 तो 1 से 1 मतलब 4 मोल, सही है। यहां पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, ओके एक मिस्टेक कर दी पहले वाले पार्ट में, सॉरी, ये 1 मोल नहीं आएगा, ये 2 मोल आएगा, है ना, 2 से 2 मिल रहा है तो 1 से 1 मिलेगा, तो 2 से 2 ही मिल जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। चलो क्लियर है, चेंज कर लेना उसको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 10 मोल, ये 10 मोल, ये अगेन 1:1 का रेशियो है, जैसे पहले वाले में हुआ था, ए पार्ट में जो हुआ था वैसा ही कुछ है यहाँ पर, बस मोल्स का नंबर चेंज कर दिया है। ये ले लिया है 10 मोल और ये भी ले लिया गया आपके पास 10 मोल। इनिशियली ये कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा सा मुझे LR दिख रहा है, ये रहा आपका LR, ये आपका LR आ गया, बस कुछ नहीं करना, अब आंसर निकाल लेते हैं। तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 2 के लिए 1, तो 10 के लिए कितना लगेगा, 5, आधा ही तो लग रहा है, तो 10 के लिए 5 लगेगा, तो ये बच जाएगा कितना, 10 - 5 यानी कि 5 मोल, कितना बच जाएगा, 5 मोल, और 2 से 1 मिलता है तो 10 से कितना मिल जाएगा, 5 मोल, और ये कितना मिल जाएगा आपको, 10 मोल। सिंपल, कुछ नहीं है। इस बार तो क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है क्योंकि सीधा मोल्स में डीलिंग चल रही है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लास्ट आया था 0.25 मोल और 1 मोल, तो अगर हम रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.25/1,
यानी कि 1:4 की कहानी चल रही है ना, 1:4 का मोल रेशियो, अगेन मोल रेशियो नॉट इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, कोई ना कोई आपके पास बच जाएगा। चलो फिलहाल वापस से इसको लिख लेते हैं। आपके पास रिएक्शन फिर से लिख देता हूं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिविंग यू Al2O3 प्लस Al2O3। एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपके पास Al2O3 प्लस 2। सही है। लास्ट 0.25 का खेल है, बड़ा आसान है, डी पार्ट तो और आसान है। ये आ गया 0.25, ये आ गया 1, 0.25 डिवाइडेड बाय 1 0.25 ही होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 होता है। इस बार थोड़ा सा चेंज आ चुका है, एलआर बदल चुका है आपका। इस बार हमारे पास में एलआर कौन होगा, इस बार एलआर हमारा Fe2O3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से कहानी चला देंगे। अब इसके एक के लिए इसका 2 चाहिए, तो 0.25 के लिए कितना चाहिए होगा 0.5, तो ये बचेगा कितना, ये बच जाएगा 1 माइनस 0.5, बच गया कितना 0.5। अच्छा ये कुछ बने ही नहीं होंगे इनिशियली, अच्छा ये खत्म हो गया। 0.25 से कितना मिलेगा, 0.25 से कितना मिलेगा, 1 से 1 तो 0.25 से 0.25, और 1 से 2 तो 0.25 से 0.5। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। ये खत्म हो गया था यहाँ पर, ये खत्म हो गया था यहाँ पर, बस ये कहानी। बहुत सारी चीजें आपके पास में नहीं है, सिंपल सवाल था, फटाफट से देखो और क्रॉस चेक करो कि आपके ये आंसर आए या नहीं आए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्या आपके ये आंसर आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो चेक करो गलती किधर करी है, चेक करो गलती किधर करी है, समझो क्या गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल करने से पहले एक नया पॉइंट पढ़ना है, दैट इज परसेंटेज यील्ड, है ना। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, तो परसेंटेज यील्ड अगेन मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही जाऊंगा, पर इसका सीन क्या है वो भी समझ लेते हैं। परसेंटेज यील्ड में बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोई रिएक्शन हो सकता है कंप्लीट ना हुई, या वो कितना परसेंट कंप्लीट हुई है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन थी, A of A प्लस B of B गिविंग C of C प्लस D of D। लेट सपोज करो ये आपके पास एक रिएक्शन हो रही थी। अब आपके मुताबिक, या फिर मैं कोई एक एग्जांपल ही ले लेता हूं प्रॉपर, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। ये रिएक्शन हम काफी बार देख चुके हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है, हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं इसको। अब अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं नॉर्मली सोचता हूं कि अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता, नॉर्मल सोचता इसका 1 मोल ले लिया, इसका 3 मोल ले लिया, 1 मोल 3 मोल ले लिया, तो ऑब्वियसली पहले कुछ नहीं था, ये दोनों खत्म हो गए और इसका कितना बन जाएगा 2 मोल। लेकिन ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन मानो रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई ही नहीं, और मैक्सिमम होती है एक्चुअली में, जितनी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसी रिएक्शंस होती है, ऐसी नहीं है कि नहीं होती है, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो 100% कंप्लीट हो पाती हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस हैं जाके रुक जाती है ना, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, और उस रुकने वाले पार्ट को ही जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। चलो, तो रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, तब जाके आपके पास 2 मोल मिले। तो अगर मैं पूछता हूं कितना यील्ड मिला, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, परसेंटेज यील्ड का मतलब है एक्चुअल कितना मिला डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, है ना। अभी तो फिलहाल मेरे को एक्चुअल 2 मिला, एक्चुअल मुझे कितना मिला 2 मोल मिले, और थ्योरेटिकली भी अगर मैं सोचूं तो भी मुझे 2 मोल ही मिलते हैं, तो मेरी 100% यील्ड आ गई। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब आप रिएक्शंस कराने जाते हो तो ऐसा नहीं होता है, जब आप रियल लाइफ में रिएक्शंस कराने जाते हो तो ऐसा नहीं होता है, सारी रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी कि जो परसेंटेज यील्ड है वो 100% नहीं होता। समझ में आई बात, क्या होता है 100% नहीं होता है। लेट सपोज करो मैं एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन बनाता हूं, लेट से क्वेश्चन है कुछ ऐसा, है ना, क्वेश्चन कुछ बना लेता अपन, क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि 1 मोल ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड, है ना। इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, पर ये समझने के लिए बेसिक सा एग्जांपल समझने के लिए बेसिक सा
नॉलेज आपको आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। 1 mole of NH3 is produced when 1 mole N2 and 3 mole H2 are taken। ठीक है, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। आपको ये बोला गया, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करी है मैंने इसके अंदर। आपने 1 मोल अमोनिया, मतलब आपको 1 मोल अमोनिया मिली, आपने एक रिएक्शन कराई जहां पर आपको 1 मोल अमोनिया मिली, जब आपने 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लिया था, तो बेसिकली मैंने इनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही मोल ले लिए हैं। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन लिखी N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। हम अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, जो हमें आता है हम तो वही करके चलेंगे। अगर मैं इसका 1 मोल लेता और अगर मैं इसका 3 मोल लेता तो मुझे इसका कितना मोल मिलना चाहिए था? ये दोनों 0 हो जाते और मुझे इसका कितना मोल मिलता? 2 मोल। लेकिन ये जो 2 मोल है ये कैसा है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? जब आप 100% यील्ड मान के चलते हो। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? 100% यील्ड मान के चलते हो। लेकिन एक्चुअली में क्या 100% यील्ड हुई है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर 100% यील्ड होती तो फिर उस केस में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके आपको 2 मोल अमोनिया दे देते, अगर 100% होती। लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ 1 मोल अमोनिया ही मिली है, आपको सिर्फ 1 मोल अमोनिया ही मिली है। तो इस केस में परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड आ जाएगा हमारे पास सिंपली एक्चुअल मोल्स, है ना। जनरली मास से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल मोल्स, तो एक्चुअल मोल्स आपके पास कितने आ गए? 1 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल 2 इंटू 100, मतलब 50% यील्ड आई है रिएक्शन की, मतलब 50% यील्ड आई है। तो अब 50% आई है, मतलब ये बना कितना है? 50%। तो ये खर्च भी कितने हुए होंगे? 50%। ये भी आपको सोचना है। पॉइंट क्या होता है? हम ये तो देख लेते हैं यील्ड कितनी आई, लेकिन ये भी देखना है कि बचे कितने। तो थ्योरेटिकल के हिसाब से कितने होने चाहिए थे और एक्चुअल के हिसाब से कितने होने चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? तो बचे कितने होंगे? ये बच गया होगा 0.5 मोल। ये कितना बचा होगा? इसका आधा कर दो तो ये बचा होगा 1.5 मोल। और ये बना कितना है? ये बना आपके पास 1 मोल। अभी भी आप अगर रेशियो देखोगे तो ये 1:3 का ही है। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई कहानी? फटाफट से इसको कॉपी करो। ये होता है आपके पास परसेंटेज यील्ड का क्राइटेरिया। और पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो। तो परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट का कितना होता है? एक्चुअल यील्ड अपॉन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड। थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड का मतलब होता है जब हम लोग 100% यील्ड मानते तब कितना बनता। एक्चुअल यील्ड तो वो हो गया जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, लेकिन बनता कितना? अगर थ्योरेटिकली हम लोग बनाते हैं, पेन पेपर पे बनाते तो कितना बनता मैक्सिमम, वो सही है। अच्छा, यहाँ मास भी हो सकता है, जनरली मास ही होता है इनटू 100। अब यहाँ पर देखो नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो क्या लिखे हुए हैं? फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड इन सच इनकम्प्लीट रिएक्शन इज गिवन बाय परसेंटेज यील्ड इनटू गिवन मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन ये वाला कंसेप्ट होता है जहां आप 2 एरो देख लेते हो, है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट का एक्चुअल अमाउंट किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है परसेंटेज यील्ड इनटू गिवन मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन विद 100 with percent yield less than 100, the reactant is converted to product and waste, है ना। the product is converted the reactant is converted into product and waste। चलो, तो ये हो जाता है अपने पास में 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को ज्यादा भी दिमाग ना लगाएं कि क्या होता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू क्लैरिटी आएगी। और वैसे भी रिवर्सिबल रिएक्शंस वाला जो पार्ट है वो अभी हम लोग पढ़ते भी नहीं है, वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तब पढ़ेंगे, है ना। तो उसकी अभी फिक्र ना करें। तो पेश है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है पहले मैं कर देता हूं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कंसीडर द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन हो रही है। बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ F2 इज नीडेड टू प्रोड्यूस 176 ग्राम ऑफ PF3 इन द रिएक्शन इफ द रिएक्शन हैज 80% यील्ड। तो अब आपको यील्ड तो नहीं निकालनी है एंड मैक्सिमम जगह आपको यील्ड निकालनी नहीं रहेगी, आपको सीधा सीधा सा यील्ड दे दी जाएगी और इधर उधर के मोल्स पूछे जाएंगे, है ना। अब इस तरीके के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं? तो चलो आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सिलेक्टेड है, ठीक। चलो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आप लोग जरूर इसको बैलेंस करें। ये आ जाएगा आपके पास F2 गैस गिविंग
PF3 गिविंग PF3 है ना, ये आपके पास रिएक्शन है। अच्छा कभी कभार क्या होता है, ये जो यील्ड है ये वर्ड्स में तो लिखा हुआ है, आप लोगों ने वर्ड्स में तो लिखा हुआ देख ही लिया, कभी कभार जो ये यील्ड होता है ना वर्ड्स में नहीं लिखा रहता है, कभी कभार ये आपके बेसिकली बोल सकते हो इस एरो के ऊपर भी ऐसा लिखा रहता है 80%, तो इसका मतलब है जो यील्ड है वो 80% है, तो एरो के ऊपर भी लग जाए तो ऐसा मत सोचना क्या है, ये परसेंटेज यील्ड की बात कर रहे हैं। बैलेंस कर लेते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा, है ना, ये बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। अब इस तरीके के क्वेश्चन में डील कैसे करते हैं, इसने बोल दिया है कि F2 का मास हमें बताना है, मतलब हमें रिएक्टेंट साइड के बारे में बताना है। अब रिएक्टेंट साइड में अगर मुझे F2 का मास बताना है तो पहले मुझे F2 के मोल्स चाहिए होंगे, अगर मुझे F2 का मास बताना है तो मुझे सबसे पहले F2 के मोल्स चाहिए होंगे। अब F2 के मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी दे रखी है, जहां पर 176 ग्राम 176 ग्राम है किसका, PF3 का, 176 ग्राम आपको PF3 का दिया हुआ। तो बहुत बेसिक सी सोच रखते हैं ना, बिल्कुल बेसिक सी सोच रखते हैं कि बेसिक सी सोच से क्या होता है। लेट से लेट द मोल ऑफ F2 बी X, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि F2 के मोल्स कितने हैं, X मोल्स हैं, कितने हैं, X मोल्स हैं, चलो बहुत बड़ी। अब अगर इसके X मोल्स हैं, P4 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं ये मान लूंगा कि ये दोनों बराबर तरीके से है, मतलब इनका जो मोल रेशियो है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर है, तो कोई भी कुछ नहीं बचेगा, है ना, दी भी नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं। मान लेता हूं मैं इसके कितने मोल्स हैं, X मोल्स हैं। अब सिंपल यूनिटरी मेथड लगाता हूं, अगर मैं सिंपल यूनिटरी मेथड लगाता हूं तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के क्या मैं PF3 के मोल्स निकाल सकता हूं। अभी के लिए आपको ये जो 80% यील्ड की बात करी गई है इसको भूल जाओ, ये जो 80% यील्ड आपको दी हुई है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये 80% यील्ड है ही नहीं, आप 100% यील्ड के हिसाब से सोचो, है ना, आप कितने के हिसाब से सोचो, आप सोचो 100% यील्ड के हिसाब से। तो PF3 के कितने मोल्स आएंगे, इसके 6 से इसके 4 मोल मिलते हैं, इसके 6 से इसके 4 मोल मिलते हैं, तो इसके 1 से इसका कितना मिलेगा, 4/6, 4/6 का मतलब कितना होता है, 2/3 इंटू X, है ना, तो 4 से मतलब 6 से 4 मिल रहे हैं तो 1 से इतने मिलेंगे, तो X से कितने मिल जाएंगे, 2/3 इंटू X। अरे सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, समझे नहीं समझे, है ना, तो 2/3 इंटू X हो जाएगा। अब इसके बाद में कंडीशन लगानी, कंडीशन क्या लगानी है, अब आपको इस यील्ड को देखना है कितनी दी हुई है, 80%, 80% है, मतलब जितने मोल्स बनने चाहिए थे उसका कितना बना, 80%, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कितने से, 0.8 से, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.8 से, जैसे आपने 0.8 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 1.6x/3। आप ये समझे मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2/3x तो जो है वो तो तब है जब 100% यील्ड थी, लेकिन 100% यील्ड अगर नहीं है, कितनी यील्ड है, 80%, मतलब जितना बनना चाहिए था उसका कितना बना, 80% या फिर 0.8। क्लियर है, इतने मोल्स बनने चाहिए थे एक्चुअली में, और एक्चुअली में मेरे पास मोल्स कितने हैं, तो मोल्स मेरे पास मोल्स तो नहीं है, मास है, लेकिन मास से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 31 + 3 × 90, सही है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 1.6x डिवाइडेड बाय 3 बराबर 176 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करोगे तो ये 88 आ जाएगा, हाँ मुझे रटा हुआ है, तुम बोल सकते हो ऐसा, सही है, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 3/0.8, 3/0.8 मतलब 30/8, 30/8 कितना होता है, 15/4 मोल्स चाहिए मुझे, किसके, फ्लोरीन के। x क्या माना था, x किसके मोल्स थे, फ्लोरीन के, x किसके मोल्स थे, फ्लोरीन के, तो कहिया मास ऑफ फ्लोरीन नहीं निकाल सकते हो क्या आप, 15/4 मोल्स इनटू मोलर मास दैट इज 38, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 19 और 2, सॉल्व कर लेना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा ऑब्वियसली ये ग्राम्स में आएगा। मतलब अब क्या है, मुझे फ्लोरीन का इतना मास चाहिए ताकि मुझे PF3 का इतना मास मिले, और जब मिले, जब रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 80%। आप लोगों को इसी तरीके से सोचना है ना, आप लोगों को इसी तरीके से
सोचना। चलो एक ब्लैंक स्लाइड मिल गई मुझे, तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक कस्टम मेड क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उसमें क्या मजा आएगा वो देखेंगे ना। चलो भाई, देखो भाई यहां पर एक सवाल है आपके लिए। सवाल है हमारे पास, सवाल है एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है ना। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, पुराना जो नया प्रोडक्ट बना होता है वो प्रोडक्ट फिर आगे कुछ ना कुछ यील्ड कर रहा होता है। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, a + 3b gives 2c, c + d gives 5e, और इसके अलावा e + 2f gives 5g, है ना। आजकल वैसे भी चल रहा है, सही है। अब मैं यहां पर इनके एरोस के ऊपर कुछ कुछ लिख रहा हूं, तो यहां पर एरो पे लिख रहा हूं मैं 60%, यहां पर मैं लिख रहा हूं 70%, और यहां लिख रहा हूं 50%, सही है। इस तरीके का आपके पास एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब ये रिएक्शन दी हुई है जहां पर पुराना प्रोडक्ट किसी नए रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है ना। if moles of G obtained are 5, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ी और लैंग्वेज अच्छी कर देता हूँ, if actual moles of G obtained are 5 mole, then calculate the moles of A take. तो अब यहां पर क्या कर दिया गया है, अब आपको यहां पर बता दिया गया है कि जो G है ना, जो हमारे पास में प्रोडक्ट G ऑब्टेन हुआ है उसके 5 मोल्स मिले मुझे फाइनली एक्चुअल में, है ना। अगर मैं यहां पर वर्ड एक्चुअल नहीं भी लिखता तो भी वो एक्चुअली होता है ना, तो आपको सोचना नहीं है। तब आपको बताने हैं कि एक एक कितने मोल्स लिए गए होंगे, है ना, एक एक कितने मोल्स लिए गए होंगे, सही है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पिछला क्वेश्चन अगर आपने दिमाग में रखा है तो ये क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान, तो आप लोग करिए एक बार ट्राई। हेलो, देखो भाई माइक चेक कर रहा था, देखो कैसे करेंगे इसको, वापस से वही वाला कंसेप्ट, लेट द मोल्स ऑफ ए बी एक्स। मान लेते हैं ए के मैंने कितने मोल्स लिए एक्स, है ना, ए के मैंने कितने मोल्स लिए एक्स, तो मुझे बता सकते हो कि सी कितना बना होगा यहां पर, क्योंकि सी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आगे कैरी हो रहा है, तो मुझे सी के मोल्स निकालने पड़ेंगे ना। समझ रहे हो ये बात, कि मुझे सी के मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि सी अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर मुझे ई के निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ई अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मुझे सी के मोल्स निकालने हैं तो सी के मोल्स कैसे निकालेंगे, भाई एक मोल ए से 2 मोल सी मिलता है, तो अगर x मोल ले लिए तो कितना मिलेगा 2x, लेकिन 2x तो तब मिलता जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती, हाँ 100%। क्या है 100%, नहीं 60% है, तो ये कितना आ जाएगा 0.6, यानी कि कितना आ गया 1.2x, सही है। अब देखो, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या कलाकारी करनी है। अब मैं ई के मोल्स निकालने जा रहा हूं। ई के मोल्स कैसे निकालेंगे, अगली रिएक्शन से, देखो बैलेंस्ड है, आर्बिट्रेरी रिएक्शन बैलेंस ही होती है। 1 से 5 मिलता है, 1 से 5 मिलता है, तो सी के मोल्स कितने थे 1.2x, तो 1.2x से कितना मिलेगा 1.2x, है ना, या फिर मोल्स ही लिए ना, 1.2x इंटू 5, ये तो मिलने चाहिए थे कब, अगेन सवाल मन में, 100% यील्ड होती तब, लेकिन क्या 100% यील्ड है, नहीं, कितनी है 0.7, तो 1.2 इंटू 5 6 होता है, 6 इंटू 0.7,
आपके पास 6 इंटू 0.7 होता है 4.2x। मिल गए। अब आ जाता है आपके पास फाइनली किसके मोल्स, जी के मोल्स। जी के मोल्स किससे निकालेंगे, ई से। ई के एक मोल से इसका कितना मिलता है 5 मोल। अगेन सेम कहानी, तो कितने मोल्स मिल जाएंगे, ये आ जाएगा 4.2x इंटू 5। लेकिन ये तो तब होते हैं, ये तो तब होते हैं जब 100% यील्ड होती है, लेकिन अभी यील्ड कितनी है 0.5, आधी है तो कितनी हो जाएगी 0.5। इसको आप 1/2 लिख सकते हो, 1/2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 2.1। 2.1 इंटू 5 है ना, 20 पंजे 100 होता है, तो 10.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10.5x। बेटा जी यही 10.5x एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने 5 मोल। तो 10.5x बराबर कितना करना है 5, बस हो गया, फिर तो काम ही खत्म हो गया। ये आ जाएगा आपके पास में तो कितना 1 सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी क्या मैथ्स में, हाँ ये आ जाएगा आपके पास में कितना 2.1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2.1। क्लियर है, इस तरीके से बनता था, मतलब x आ जाएगा 5/10.5, तो ये आ जाएगा 1/2.1, यानी कि आप बोल सकते हो 10/21। ये आपको मोल्स किसके लेने पड़ेंगे, ए के, तब जाके आपको जी के कितने मोल्स मिलेंगे, तब जाके आपको जी के 5 मोल मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। ये वन ऑफ द वेरिएशंस होते हैं परसेंटेज यील्ड के, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक होता है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे होते हैं। लाइक ये तो मैंने एक आर्बिट्री रिएक्शन ली है, हो सकता था एक रिएक्शन हो जहां पर पर्टिकुलरली मास दिया हो, तो फिर आपको मास से मोल्स निकालने पड़ सकते हैं। समझ में आई कहानी। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सोचना पड़ता है। तो फटाफट से इसको कर लो अब आप कॉपी कर लिया, कॉपी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एक्चुअल सवाल पे, है ना। अब सवाल पे आ जाते हैं, तो सवाल को रीड करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट से सवाल को अटेम्प्ट करो एक बार। अब आप लोगों से सवाल जरूर हो जाएगा, क्योंकि सिंपली परसेंटेज यील्ड पूछी हुई है रिएक्शन की, तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल करना है, और एक्चुअल आप लोगों को जरूर दिया होगा। ठीक है, देख लो यहाँ कर लिया। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहला काम रिएक्शन देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर आप लोगों ने रिएक्शन बैलेंस नहीं करी तो कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो मैं बहुत सही बता रहा हूँ, मोल कंसेप्ट के अंदर अगर आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिएक्शन देखो, मन में एक सवाल आना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जो ये रिएक्शन आपको दी गई है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास N2 गैस गिविंग Li3। सही है। लिथियम को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपके पास में, लिथियम को मत करो क्योंकि लिथियम को बैलेंस करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, कर दो आप, यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 1/2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 6Li सॉलिड प्लस N2 गैस गिविंग 2Li3। सही है, ये आपको मिल जाएगा। अब सवाल में क्या बोला गया है देखते हैं। When 21 gram of lithium reacts with 280 gram of nitrogen, 0.35 gram of Li3n is formed, what is the percentage yield of reaction? सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। बोला जा रहा है इसका 21 ग्राम इसके 280 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, लिथियम का इसमें हो सकता है आप लोगों ने लिथियम का मास नहीं पता होगा, 7 होता है ना, लिथियम का जो मोलर मास होता है वो 7 होता है, एटॉमिक मास 7 होता है। तो अगर मैं इसके मोल्स देखता हूं तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 21/7 दैट इज 3। नाइट्रोजन के मोल्स देखता हूं तो कितने आ जाएंगे 280/28 दैट इज 10। आ गए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये मोलर रेशियो में प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया है 0.35 ग्राम ही मिला है आपको, बहुत कम मिला है, बहुत कम, 0.35 ग्राम मिला है ना, 0.35 ग्राम मिला है। तो एक काम करो, इसको इरेज ही कर दो फिलहाल, तो जरूरत नहीं। इनिशियली कुछ ऐसा हुआ होगा, इनिशियली कुछ ऐसा हुआ होगा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एलआर कैलकुलेट करो, एलआर के बारे में जानो। तो इसके 3/6 आधा है, और इसका 10/1 10। ऑब्वियसली अगर आप एलआर की तरफ नजर मारोगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीएजेंट, और अगर ये लिमिटिंग रीएजेंट है तो फिर प्रोडक्ट भी इसी के हिसाब से बनेगा।
जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी इसी के हिसाब से बनेगा। तो इसके 6 से इसके 2 मिलते हैं, यानी कि इसके 1 से इसका 1/3 मिलेगा। तो अगर इसके 3 मोल हैं तो मोल्स ऑफ Li3n जो कि मुझे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3 × 1/, दैट इज कितना मिलेगा, 1 मोल। लेकिन अगेन 1 मोल कब, ये तो थ्योरेटिकल है, जब आपने यील्ड को क्या माना है 100%, सही है। लेकिन हमसे तो पूछी क्या गई है, परसेंटेज यील्ड पूछी गई है। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास में, एक्चुअल कितना बना 0.35 ग्राम। बेटा ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। 1 मोल इसका मोलर मास देखेंगे तो 7 × 21 और 14 35 ही आ रहा है, 35 × 100, बाप रे बहुत ज्यादा कम, 1%। इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड आई है वो कितनी आई है, 1% आई है। अच्छा, ये रिएक्शन होती कब है, जब लिथियम को जलाया जाता है एयर की प्रेजेंस में। तो अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा या फिर हो सकता है पता हो, लिथियम और मैग्नीशियम मतलब ग्रुप 1 के अंदर जब आप एस ब्लॉक की बात करते हो, एल्कली मेटल्स के अंदर सिर्फ लिथियम ही होता है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बना देता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हो, आगे जाके फिर आपको सुनने को मिल जाएगी। फटाफट से सॉल्यूशन तो तुम लोगों ने बना ही लिया होगा, तो कॉपी क्या करो, आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। लो भैया, अगला सवाल है आपके पास में, और ये सवाल जो मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये एक अच्छा सवाल है, तो टेक योर टाइम। ओके, चलो भाई, तो आप लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया होगा। जैसे मैंने बोला था ये एक अच्छा सवाल है ना। तो आंसर आपका कुछ भी आ रहा हो चेक कर लेंगे कि आंसर एक्चुअली में क्या आना चाहिए था। देखो भाई, सॉल्यूशन पे बात करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है आपको, 2 रिएक्शंस दी हुई हैं और दोनों का परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। लेकिन यहां पर आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पूछा नहीं है, मतलब ओवरऑल पूछा गया है O2 और O3 के मोल्स का जो सम है फाइनली वो कितना होने वाला है। सही है। अब देखो O3 तो पहली रिएक्शन से भी बन रहा है और O3 दूसरी रिएक्शन से भी बन रहा है। अब ये O2 आया कहां से, 2 रिएक्शन में O2 दिख रहा है, तो पहली रिएक्शन में O2 कुछ खर्च हुआ होगा और कुछ बच गया होगा, है ना। और फिर सिमिलरली वो जो बचा हुआ O2 है वही दूसरी रिएक्शन में काम आ रहा है। अब हमें बचे हुए O2 को निकालना है, क्योंकि O3 को निकालना बड़ा टास्क नहीं है, O3 तो निकल ही जाएगा, है ना। O3 बहुत बड़ा टास्क नहीं है, O2 को निकालना है हमारे को। O2 को कैसे निकालेंगे, तो चलो मैं रिएक्शन फिर से लिख देता हूं आपके सामने। आपके पास है N2O5 प्लस बैलेंस्ड है ऑब्वियसली O2 गिविंग 2NO2 प्लस O3, सही है। और फिर आपके पास है NO2 प्लस O2 गिविंग NO प्लस O3, सही है। ये सीन चल रहा है। इनिशियली अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इनिशियली मेरे पास इसके कितने मोल्स थे, इसके मेरे पास 20 मोल्स थे, और इसके मेरे पास कितने मोल्स थे, 30 मोल्स थे ना, मेरे पास इसके 30 मोल्स थे। और रिएक्शन का जो यील्ड है ना, रिएक्शन का जो यील्ड है वो दिया हुआ है कितना, 40%, और इधर दिया हुआ है आपको 50%। बहुत आसान है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहला काम ऑब्वियसली मोल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं है, आज हमने यही सब काम किया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इनमें से कोई ना कोई एक LR है, और वो क्लियरली दिख रहा है कि N2O5 इज आर LR। ठीक, तो ये हो जाता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब समझो, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल मिलता है, 2 मोल, तो इसके 20 से इसके कितने मिलने चाहिए, 40। लेकिन 40 तब मिलते जब ये 100% यील्ड होती है, तो 40 तो नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 40 × 0.4, 40 × 0.4 मतलब कितना होता है, ये मिलेगा आपको 16 मोल्स। इसी की तरह इसी सोचो, 1 से 1, 20 से 20, लेकिन वो तब 100% यील्ड थी, तो 20 × 0.4 यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 8 मोल्स। क्लियर है। अब यही 16 मोल इस रिएक्शन में आगे कैरी हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि O2 कितना बचा, ये भी तो एक सवाल है, O2 बचा कितना। तो भाई इसके 1 के लिए इसका 1 इस्तेमाल होता, यानी कि इसके 20 के लिए इसके कितने लगते, 20। लेकिन क्या वो 20 लगे होंगे, नहीं, रिएक्शन का यील्ड देखना है, यानी कि यहां लगे कितने होंगे टोटल, यानी कि इनिशियली जो लिए थे -20 × 0.4 यानी कि 8, दैट मीन्स यहां पर कितने बच गए 22। थोड़ा सा मैं तो जगह की कमी को दूर करता हूं, इसको आगे लिख है ना। तो यहां पर जो O2 है वो बचा कितना, देखो भाई, यहां पर जो O2 है वो बचा कितना, O2 बच गया
30 माइनस 20 इंटू 0.4, ये आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 22। मतलब ऑक्सीजन फर्स्ट रिएक्शन से कितना बच चुका है, 22 मोल बच चुका है। कितना बच चुका है, 22 मोल बच चुका है। बहुत बढ़िया। चलो दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन आपके पास क्या है, आपके पास है NO2, है ना। दूसरी रिएक्शन आपके पास क्या है, NO2 प्लस O2 गिविंग NO प्लस O3। ये आपके पास दूसरी रिएक्शन है, सही है। अब NO2 बना कितना था, NO2 बना था 16 मोल्स, है ना। पहली रिएक्शन से आपके पास में जो NO2 था वो कितना था, 16 मोल था। पहली रिएक्शन से NO2 16 मोल था। और दूसरी रिएक्शन से अगर अपन बात करते हैं, पहली रिएक्शन से ऑक्सीजन बचा कितना था, तो बचा कितना हुआ था, ये बचा हुआ था 22 मोल। अब इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है, 50%, मतलब आधा ही है। सिंपली आपको आधे बनाने, हर एक चीज को आधा बनाना है, सही है, आधा बनाना है। अब NO ऑब्वियसली अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट वापस से ढूंढना ही पड़ेगा, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा NO2, तो इसके एक से इसका एक, तो 16 से 16, लेकिन वो तब होता जब 100% यील्ड होता। आधा बनाना है तो ये कितना बनेगा, आधा बनाना है तो ये बनेगा 8 मोल, और ये भी कितना बनेगा 8 मोल। सेम ही कहानी है दोनों के लिए। बात आती है O2 बचेगा कितना, तो O2 कितना बचेगा, इसके एक के लिए इसका एक, तो इसके 16 के लिए इसका 16, लेकिन 16 पूरा इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, 16 का कितना इस्तेमाल होगा, आधा, मतलब 8। तो 22 माइनस 8 कितना होता है आपके पास में, 22 माइनस 8 हो गया आपके पास 14 मोल्स, सही है। तो फाइनली आपके पास O2 के टोटल मोल्स कितने हैं, फाइनली आपके पास O2 के 14 मोल्स हैं। और हम बात करते हैं अगर O3 के कितने मोल्स हैं, तो O3 दो रिएक्शन से बना है, पहली से भी दूसरी से भी, तो दोनों के ऐड करने हैं, इसको मत लिख देना, दोनों के ऐड करने, तो 8 प्लस 8 16, तो ये आ गया 16 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, O2 प्लस O3 दोनों के मोल्स को मिला दो तो 16 प्लस 14 आपके पास कितना होता है, 30 मोल। यानी कि इस सवाल का सही जवाब होने वाला है आपके पास में ऑप्शन डी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था, मतलब ये वाला प्रोफाइल अभी हमने देखा नहीं था कहीं पे भी कि रिएक्टेंट कितना बच रहा होगा, है ना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है तो उस केस में रिएक्टेंट कितना बच रहा होगा, तो आपको ये समझना है यील्ड के हिसाब से ही उसका यूज हुआ होगा, यील्ड के हिसाब से उसके यूसेज हुए होंगे। क्लियर है। तो भाई आज का लेक्चर हो जाता है हमारे पास में यही समाप्त। तो आज बेसिकली हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स ही देखे हैं, कंसेप्ट हम लोगों ने काफी ज्यादा नहीं पढ़े, परसेंटेज यील्ड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब आप लोगों को ये समझना है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक अटेम्प्ट करे हैं, लाइक आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपको वापस से एक बार को ट्राई करना है, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लेक्चर के दौरान जब भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो जो मेनली हम लोग करते हैं काम वो होता है कि हम सॉल्यूशन ही छाप लेते हैं और खुद से ट्राई करते नहीं है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अवॉइड करो वो चीज, आप सॉल्यूशन ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो टाइम है, आप क्वेश्चन को स्किप कर दो या फिर ऐसा कुछ सोच लो, या सॉल्यूशन देख भी रहे हो, सॉल्यूशन लिख भी रहे हो, तो कम से कम उस क्वेश्चन को आपने एक अच्छा खासा टाइम दिया हो, लाइक 5-1 मिनट तक अगर आपने दे दिए तो कोई बुराई नहीं है ना। इनिशियल फेज होता है जब हम लोग नए नए क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो उस समय टाइम थोड़ा ज्यादा लग भी सकता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है, कि टेंशन नहीं लेनी है कि यार मुझे तो इतना समय लग रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, अगर आपको समय लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस देख रहे हो वो आप सबके लिए नए हैं, प्रोफाइल आपके लिए नहीं है, तो उनको समझने में, उनको अपने दिमाग में बैठाने में टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही छाप लिया, तो फिर आपके दिमाग में कुछ भी नया नहीं गया है, आपने सिर्फ चीजों को मेमोराइज करा है, सही है। तो क्वेश्चंस आप लोग जरूर, मतलब जब ट्राई कर रहे हैं, तो जब भी बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अच्छे से ट्राई करें, है ना, समझ गए, समय दे के ट्राई करें। ऐसा ना करें कि सॉल्यूशन सर के साथ ही कॉपी करते जाए। मैं तो बता ही दूंगा, मेरा तो काम है बताने का, मैं तो बैठा भी इसीलिए हूँ, ठीक है, लेकिन आपने उससे कुछ गेन नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब मोल कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रूप में आ चुका है, आप कह सकते हो। अब हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर जो हमारी गाड़ी है उसमें अब चौथा गियर लगा चुका है, एक्सीलेटर पे पैर पड़ चुका है, काफी सारी चीजें अब आती जा रही हैं, और अब आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। तो बने रहिएगा, पढ़ाई रेगुलर जरूर रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर।